स्किन जोन सी है वो एक इस तरह का फील्ड है जिसमें 3000 डिफरेंट स्किन डिसीजेज हैं। लड़कियों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद ये फ्रैकल्स और ये ब्राउन स्पॉट्स वगैरह, इनका जो इशू होता है ये कितना कॉमन? छोटे छोटे निशान होते हैं जो कि फेस पे आ जाते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है। और एक और एंटिटी होती है जिसको मिलास्मा कहते हैं। एक चीज़ PRP, ये भी बड़ा कॉमन चीज़ है, ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा होता है? ये पेशेंट का ही ब्लड लेकर उसको एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उसमें रख कर उसका जो प्लाज्मा है जिसके अंदर प्लेटलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा जब्बार और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। व्यूअर्स, स्किन हमारे जिस्म का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा ऑर्गन है। आज हम इसी ऑर्गन के डिजीज़ के बारे में, आम बीमारियां और जो ज़्यादा सीरियस बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है और इसका इलाज जो है वो किस तरह से मुमकिन है। इसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर आमना बतूल को, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और चीफ ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं। तो आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आज आपने हमें टाइम दिया और इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगी हमसे। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, इससे पहले कि हम जल्दी मसाइल के बारे में बात करें, आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा कि आपने MBBS कहाँ से किया और इसके बाद आपने कौन सी स्पेशलाइजेशंस वगैरह की हैं। थैंक यू साइमा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपनी इब्तदाई तालीम की तो वो सारी रावलपिंडी से ही है। मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की, MBBS किया। उसके बाद ट्रेनिंग यहीं के हॉस्पिटल्स में स्टार्ट की, मेडिसिन की ट्रेनिंग। और उसके बाद डर्माटोलॉजी की ट्रेनिंग पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की। और उसके बाद मैं कराची भी 2 साल के लिए ट्रेनिंग की। और FCPS मैंने CPSP से किया डर्माटोलॉजी में। तो तो उसके मुझे बाद वैसे मैं ये क्वेश्चन हर एक से पूछती होती हूँ कि वाई डर्मेटोलॉजी, क्या कोई ख़ास वजह थी, आपका पर्सनल इंटरेस्ट था, कोई इंस्पिरेशन थी या मोटिवेशन, देखिए, इसके बारे में डर्मेटोलॉजी जो बताइए। है ना, हमें फाइनल ईयर तक बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर इसका नहीं होता है। राइट। तो जब हम मेडिसिन की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी कुछ रोटेशंस होती हैं, उसमें डर्मेटोलॉजी की भी रोटेशन थी। एंड आई रिमेंबर कि जब हम डर्मेटोलॉजी की रोटेशन कर रहे थे तो इट वाज अ वेरी वास्ट फील्ड। मेडिसिन में आप सिर्फ पेशेंट्स देख रहे होते हैं, लेकिन डर्माटोलॉजी में आप माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, लेज़र कर रहे होते हैं। तो मुझे वो बड़ा चीज़ स्ट्राइक की कि यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न था। दूसरा, हमारे पेशेंट जो से होते हैं वो 70-80% डायग्नोसिस तो हम पेशेंट को देखते ही वो एंटर होता है हमारे ऑफिस में और हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या है। तो वो भी बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन। राइट। जैसे आमतौर पर डर्मेटोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में ये सोचा जाता है शायद यहाँ पर सिर्फ जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है और आम लोगों को जानना कितना ज़रूरी है कि इसमें और भी किस किस्म के स्किन डिजीज़ जो हैं वो हो सकते हैं। डर्माटोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आप समझ लें कॉस्मेटोलॉजी है। क्योंकि ये हम सब का कंसर्न होता है, फीमेल्स का भी, इवन मेल्स का भी। आजकल तो मेल्स का आजकल भी। मेल्स का भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है। वो हम डील करते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी स्किन की बीमारियां ऐसी हैं, अभी से नहीं, शुरू से ऐसी स्किन की बीमारियां हैं जो कि जिनके लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने की ज़रूरत होती है। राइट। अच्छा, अब हम आते हैं कि जिल्द की जो आम बीमारियां हैं वो कौन सी हैं, इसमें आप डिफरेंशिएट बता दीजिएगा कि जो एक्यूट किस्म की होती हैं और जो क्रॉनिक होती हैं, उन दोनों के बारे में बताइएगा। फिर फर्दर हम डिटेल में हर बीमारी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा, अगर हम स्किन की बीमारियां देखें, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जैसे आपको पता है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर हम हर तरह का पेशेंट देख रहे होते हैं। उसमें हमारे पास कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं पेशेंट्स, जिसमें एक्ने हो गई, पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हो गए। और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि रेफर्ड होते हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पे दिखा चुके होते हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता और वो आते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आप समझ लीजिए कि क्रॉनिक चलने वाली होती हैं। तो उनको मैनेज करना होता है, पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट का ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटमेंट में आपने किस तरह से स्टेप अप करना है, किस तरह से स्टेप डाउन करना है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, स्किन के डिजीजेस, और क्या वो ऑब्वियसली ये क्रॉनिक में ही आती है, लेकिन वो उनकी डायग्नोसिस जो है वो किस तरह से आप लोग करते हैं? बहुत सारी जेनेटिक स्किन डिजीज़ेज़ हैं और वो स्किन डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि देखने में वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगती हैं। कुछ इनमें से ऐसी स्किन डिजीज़ेज़ हैं, एक का नाम मैं लूँगी ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम या इक्थायोसिस की, कुछ इस तरह जी। की फॉर्म्स हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं। उसमें भी पेशेंट की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास पेशेंट बहुत दूर-दूर से आ रहे होते हैं और उनको फिर हम ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप के ऑफ़र करते हैं। राइट। तो जो जैसे आपने इक्थियोसिस का कहा जो कि ड्राई स्किन की है, बाय बर्थ होती है प्रॉब्लम, तो इसका तो फिर मेन चीज़ जो है, आई थिंक ये तो कभी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन इसके मैनेजमेंट जो है वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो अच्छे बिल्कुल, तरीके से कर इक्थायोसिस के सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स एक्वायर्ड होती हैं, कुछ हम्म। जेनेटिक होती हैं। जो जेनेटिक होती हैं, जो बचपन से मतलब बाय बर्थ स्टार्ट होती हैं, वो तो नॉर्मली इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। एक्वायर्ड वाले को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक काबू में कर लेते हैं। राइट। अच्छा, अब जो कॉमन डिजीज़ है मर्दों और ख़वातीन में, क्या एक जैसी बीमारियां हैं स्किन की, या फिर लेडीज़ की आपको लगता है कि कुछ और डिफरेंट हैं और जेंट्स में डिफरेंट है, कुछ नॉर्मली ऐसा भी मेल और होता है? फीमेल में तो एक जैसी ही बीमारियां आती हैं, लेकिन हमारे डिफरेंट एज ग्रुप्स हो सकते हैं हम्म। कि बच्चों में और तरह की बीमारियां आएंगी, टीन एजेस में हम्म। एक्नी, हम्म। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। राइट। ख़वातीन में नॉर्मली क्योंकि वो घर के काम कर रही होती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ज़मास होते हैं, हैंड एक्ज़मास होते हैं, वो ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। फिर राइट। ओल्ड एज में क्योंकि हमारी स्किन की जो हाइड्रेशन है वो आस्ता आस्ता कम होती रहती है, उसमें कोलेजन और हर चीज़ जो सी है उसकी कमी आ जाती है विद एज। तो राइट। फिर जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनमें एक ख़ास किस्म की बीमारियां जिसमें ड्राइनेस स्किन की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके सेकेंडरीली एक्ज़मास और इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। राइट। अच्छा, इसमें कोई एलर्जीज वगैरह का भी रोल होता है कि किसी को, जैसा एक मिथ बनी हुई है कि अगर आप फिश खा लें और उसके बाद दूध ले लें, ये बहुत कॉमन मिथ है, लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि इससे बॉडी पर वाइट पैचेस या फिर वो कोई विटिलाइगो, शायद इस तरह की अ, कोई डिजीज हो मेरा सकती है? ख़्याल है सारी बीमारियों में अपार्ट फ्रॉम स्किन बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो कि बहुत अरसे से चलते आ रहे होते हम्म। हैं। स्किन में भी इस तरह के बहुत से मिथ हैं जिसका आपने भी ज़िक्र किया, जिसका सच्चाई से या फैक्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। और इस तरह के और भी बहुत सारे, जैसे जो दानों के साथ पेशेंट्स आते हैं, अक्सर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि इनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी एक बेसिक सी चीज़ होती है कि अच्छा ये तो खुद ठीक हो जाने, एज के साथ आए हैं और ये एज के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वो स्कारिंग छोड़ देते हैं। फिर वो बच्चे सारा, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे साफ़ी यूज़ करेंगे कि उससे स्किन साफ़ हो जाती है, लेकिन उसका भी दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। फिर बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको हमें डे टू डे बेसिस पे, जब हम पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ देख रहे होते हैं, तो उसको हमें समझाना पड़ता है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनके कौन से सिम्टम्स होते हैं आमतौर पर? एक्नी वगैरह के तो जैसे आपने कहा कि हुँ, 60 से 70% तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाता है कि बिल्कुल। इनको क्या है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद भी सोच लेता है कि फॉर एग्जांपल मेरे बेटे के वाइट पैचेस थे स्किन पर, तो मुझे लगा शायद ये विटिलाइगो ना हो, तो आई हुँ, गॉट इट टेस्टेड और फिर हुँ। तसल्ली हुई। तो क्या खुद से डायग्नोस कर लेना कितना गलत भी साबित हो सकता है, और डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलना कितना ज़रूरी है ताकि रूल आउट किया जा सके कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ नहीं है? स्किन जोन सी है वो एक इस तरह का फील्ड है जिसमें 3000 डिफरेंट स्किन डिजीजेज हैं। राइट। ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा 70-80% केसेस में तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है क्योंकि हमने इतने पेशेंट्स देखे हुए होते हैं। लेकिन जो रेस्ट स्पेशली 10% पेशेंट होते हैं उसमें हम भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोच रहे होते हैं। हम 4-5 चीज़ें सोचते हैं और फिर समटाइम्स हमें स्किन बायोप्सी कराकर उसका टेस्ट कराकर देखना पड़ता है। तो इसलिए आपके तवसत से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर अपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करें और देखें कि वो क्या चीज़ है। हो सकता है वो कोई बहुत माइल्ड सी चीज़ हो, जैसे आपने ज़िक्र किया ये बिल्कुल माइल्ड सा एक्ज़िमा होता है, ये विटिलाइगो नहीं होता है, ठीक है? और वो अच्छा सा हम पेशेंट को काउंसल करें तो 2-3 महीने में इट सबसाइड्स। तो बहुत सारी चीज़ें पेशेंट समटाइम्स कोई टोटके यूज़ करना शुरू कर जी देंगे बिल्कुल। जो कि स्किन को ज़्यादा नुकसान देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जी। जो सा है जब भी कोई ऐसी एक्यूट या क्रॉनिक बीमारी हो तो बेहतर ये है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें।
राइट। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और ट्रेंड होता है कि अगर किसी को लगता है कि किसी और को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने कोई मेडिसिन यूज़ की और विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप वही वाली मेडिसिन किसी और को भी दे रहे हैं और उनकी डिजीज़ ऑब्वियसली ज़रा डिफरेंट होती है, तो ये कितना ख़तरनाक होता है? और क्या आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसा भी देखते हैं कि इससे स्किन जो है, स्किन की प्रॉब्लम वर्स हुई हो? बिल्कुल स्किन प्रॉब्लम्स में अक्सर पेशेंट्स में ये आम रुझान पाया जाता है कि क्रीम्स, कोई भी क्रीम्स लगा लीं, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि ये क्रीम फेस के लिए है कि नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स स्टेरॉइड्स, जी, जी। स्ट्रॉन्ग वाले स्टेरॉइड्स फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। राइट। बहुत सारी यंग लड़कियां, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये है कि रंग गोरा करने वाला हुँ। जो प्रॉब्लम क्रीम्स है, रंगोरा क्रेज़ है, करने वाली बहुत ठीक, बिकती हैं। बिल्कुल। तो वो इस तरह की क्रीम्स, या कोई पार्लर वाली कहेंगी ये मिक्स क्रीम्स यूज़ कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। राइट। ठीक है, तो आप कोई भी क्रीम इस तरह से कोई आपको बताए कि इसको यूज़ कर लें, ठीक है, किसी पेशेंट की बीमारी डिफरेंट होती है और स्टेरॉइड से वो रिस्पॉन्ड कर जाती है। स्टेरॉइड फेस को भी, जिस तरह मैंने कहा कि वो एकदम से आपको ग्लो दे देगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उससे राइट। आपकी स्किन पतली होना शुरू हो जाती है राइट। और आस्ता-आस्ता वो फोटो सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। तो राइट। उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो इस तरह से कोई भी क्रीम्स या कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें जो मेन है प्रॉब्लम्स वो क्या होते हैं, और उनके कुछ सिम्टम्स बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अच्छा, क्रॉनिक बीमारियों में हम जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं उसमें एक्जिमास आ जाते हैं। एक्जिमास आर वेरी कॉमन, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर सोराइसिस आ जाता है, विटिलाइगो आ जाती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट की ये बीमारियां लंबा अरसा चलती हैं। फिर बालों के कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं जैसे एलोपेशिया एरेटा हो गया, कि जिसमें बाल में पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, और वो भी लंबा अरसा, क्योंकि ये सारी ऑटो इम्यून किस्म की बीमारियां होती हैं। राइट। तो ये लंबा अरसा चलने वाली बीमारियां होती हैं, और इसमें जो सा है आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। राइट। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर एक क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसका फौरी तौर पर इलाज जो है वो जल्दी हो जाएगा और स्टेरॉइड्स वगैरह पे कोई चला जाए और जल्दी से उसका इलाज कर ले, तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्किन की डिजीज़ेज़ हम मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शायद वो 100% क्योर नहीं हो पाती हैं, एंड यू हैव टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। अब उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेरॉइड्स ही दें। आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे आ चुके हुए हैं जो कि स्टेरॉइड्स नहीं हैं, और वो हम देते हैं पेशेंट्स को, वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर पेशेंट को बताना कि उसने ये मेडिसिन कितना अरसा यूज़ करनी है, क्योंकि हमने वही, जिस तरह सारी स्पेशलिटीज़ में होता है, हमने जब भी कोई मेडिसिन देनी होती है, हमने देखना होता है व्हाट आर रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स। राइट। उस चीज़ का नुकसान कितना है, उस चीज़ का फ़ायदा कितना है। राइट। तो इसी तरह हम सारी बीमारियों को मैनेज कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहबा, लड़कियों को, ख़वातीन को, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद ये फ्रैकल्स और ये ब्राउन स्पॉट्स वगैरह, इनका जो इशू होता है ये कितना कॉमन है और इसकी क्या कोई ख़ास वजह होती है? इसका इलाज भी मुमकिन है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो फ्रैकल्स होती हैं। फ्रैकल्स जो उनसे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे निशान होते हैं जो कि फेस पे आ जाते हैं, ब्राउन कलर के? ब्राउन कलर के, ठीक है। और एक और एंटिटी होती है जिसको मिलाज़मा कहते हैं। राइट। मिलाज़मा में भी ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, लेकिन वो पैचेस की शक्ल में आते हैं। चीक्स पे आ सकते हैं, फोरहेड पे आ सकते हैं, और नोज़ पे और अपर लिप्स पे आ सकते हैं, ये क्या छाइयाँ जिनको कहते हैं आमतौर जिनको पर? छाइयाँ कहते हैं, छाइयाँ। ठीक है। तो राइट। जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं वो फ्रेकल्स की बजाय मिलास्मा ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन होती है जिसको छाइयाँ कहते हैं राइट। चाइल्ड बर्थ के बाद, क्योंकि अक्सर फीमेल्स का आपको यहाँ पे पता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी चल रही होती हैं, बाज़ औक़ात एनीमिया हो जाता है, और हार्मोनल चेंजेस भी ऐसी आती हैं जिसकी वजह से समटाइम्स मिलास्मा या छाइयाँ आ जाती हैं। राइट। इनको अगर जल्दी ट्रीट कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। राइट। अगर ये डीपर लेयर्स में चली जाए तो तब ये हमारे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब एज अ डॉक्टर भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो फिर किसी हद तक सिर्फ बेहतर होते हैं, वो 100% ठीक नहीं होते। और पेशेंट को ये समझाना, ये गाइड करना, ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं, दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारे हम प्रोसीजर्स भी कर रहे होते हैं इस पर्पस के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों में प्रोसीजर्स के बाद भी पेशेंट को ये समझाना कि ये बेहतर हो जाएंगे, ये बिल्कुल 100% जाएंगे नहीं। और जितना जल्दी इनको हम मैनेज कर सके, जैसे अगर प्रेगनेंसी का आपने जिक्र किया, उसके फ़ौरन बाद ही आप जो सा प्रेगनेंसी के दौरान तो हमारी कोशिश होती है हम कम से कम मेडिसिन दें, लेकिन उसके बाद जो सा है फ़ौरन अगर पेशेंट आ जाए तो उनको फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि इस कोई देसी टोटके यूज़ करना शुरू कर देते
देते हैं कि इसका नुकसान नहीं होगा, कोई बेसन या कोई मलाई या कोई इस तरह की चीज़ें, या कुछ आजकल तो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल होता है, वहाँ से लेके जो टोटके करके इससे क्या कितना बिगड़ सकता है इस तरह के स्किन के प्रॉब्लम्स? साइमा, मैं अक्सर पेशेंट्स को एक ही बात कहती हूँ ओपीडी में भी कि ये चीज़ें हो सकता है किसी एक पेशेंट को नुकसान ना दें लेकिन किसी और की स्किन पे वो सूट ना करें। ठीक है, मतलब पेशेंट ए के लिए ये कारगर साबित हों लेकिन पेशेंट बी के लिए ये नुकसानदेह साबित हों, तो इस तरह की चीज़ें हम नॉर्मली इंकरेज नहीं करते हैं। राइट, तो इनका नुकसान हो सकता है। इनका नुकसान हो अच्छा सकता डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कितनी जदीद किस्म की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं? अगर कोई यहाँ पर आके इलाज करवाना चाहिए, कौन सी बीमारियों के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? पहले तो वही हमारी एवेल्यूएशन और जो भी हमारा ट्रीटमेंट ऑफ़र हम करते हैं डिफरेंट स्किन की बीमारियों के लिए। फिर अगर हम प्रोसीजर्स की तरफ आएँ तो जैसे सोराइसिस एक्जिमा के लिए हमारे पास लाइट थेरेपी की अवेलेबिलिटी भी है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हम लेज़र्स भी कर रहे हैं, हेयर रिमूवल लेज़र भी कर रहे हैं, स्कार्स के लिए भी लेज़र है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी इस तरह के ट्रीटमेंट हैं जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी हम ऑफ़र करते हैं। हाइड्रा फेशियल भी होता है। राइट। ये सारे ट्रीटमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सन एक्सपोजर है ये कितना डेंजरस हो सकता है स्किन के लिए, और इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो रिकमेंड करती हैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों को? सन एक्सपोजर हमारी स्किन के लिए क्योंकि ये एजिंग कॉज कर रहा होता है, फॉर्चुनेटली यहाँ पर स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, वरना जिन ममालिक में स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे तो सनलाइट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि सनलाइट की वजह से एग्रेवेट हो सकते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि सनलाइट की वजह से जैसे एजिंग का प्रोसेस आपका थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। तो इसलिए सन ब्लॉक जौन सा है वो यूज़ करना चाहिए अपनी एज के मुताबिक, अपनी स्किन के मुताबिक, अपने डॉक्टर से पूछ के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट, और जिसको ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, उसको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो उसको फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं कि ओके। आपको सन से एलर्जी हो रही है, तो उसमें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, सनस्क्रीन्स भी यूज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा जो जैसे अक्सर हम कहते हैं हैट्स यूज़ करें, गाड़ी में शेड्स यूज़ करें, क्योंकि वो सनलाइट आपके लिए आप ऐसे समझ लेंगे वो एक्सोजेनस एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे डर्मेटाइटिस जो से हैं वो एग्रेवेट होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सिम्टम्स की बात करें सोराइसिस के बारे में बताइएगा कि इसके आम तौर पर क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो कि रेड फ्लैग हो सकते हैं? बिल्कुल, सोराइसिस जो है ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी है और दिस इज़ अ वेरी क्रॉनिक डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून, और ये काफ़ी लंबा अरसा चलती है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे बहुत अफेक्ट हो रही होती है। अब इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें अमूमन जो से हैं सुर्ख रंग के निशान आते हैं जो कि थोड़े से उभरे हुए होते हैं स्किन पे, और उनके ऊपर छिलका होता है, काफ़ी टाइट सा छिलका होता है। ऑब्वियसली फिर इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं आगे, 4-5 टाइप्स हैं जो कि आगे हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये मैं आपको मोस्ट कॉमनेस्ट वैरायटी की बता रही हूँ। ठीक है, और उसमें जो सा है समटाइम्स बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो सोराइसिस जो सी है, और हम कॉमनली ये देखते हैं ये मेल्स फीमेल्स दोनों को अफेक्ट करती है। वैसे आजकल देखने में क्या आता है कि ज़्यादा कॉमन स्किन के डिजीज़ लेडीज़ में होते हैं या जेंट्स में? आपकी प्रैक्टिस में क्या होता है? अब दोनों दोनों तरह के इक्वली? पेशेंट्स इक्वली इक्वली दोनों पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं इक्वल, क्योंकि इन्फेक्शंस भी मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। और आजकल जिस तरह हमने पहले बात की कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, इवन अगर कॉस्मेटिक हम प्रोसीजर्स के लिए भी देखें तो मेल भी आ रहे होते हैं, फीमेल्स भी आ रही होती हैं, तो मोर और लेस एक जैसे। बाकी तो जाहिर है हर बीमारी का थोड़ा सा एक होता है कि मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है, लेकिन मोर और लेस हम दोनों तरह के पेशेंट्स देख रहे होते हैं। राइट। अच्छा, क्योंकि आप लोग बालों का भी देखते हैं कि जो बालों से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें कौन सी कॉमन हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से होती हैं? हेयर फॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है। वैसे तो बालों के बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह हमने पहले बात की, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि बालों को अफेक्ट करते हैं, बीमारियां हैं जो, ठीक है। बाकी हेयर फॉल के भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें अगर हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें तो एक स्कारिंग हेयर लॉस होता है और एक नॉन स्कारिंग होता है। नॉन स्कारिंग में यह है कि बाल आपका परमानेंट ख़त्म नहीं हुआ होता, स्कारिंग में तो आपका बाल परमानेंट ख़त्म हो चुका होता है।
ठीक है। तो नॉन स्कारिंग में फिर हेयर फॉल के मुख्तलिफ कॉजेज़ आ जाते हैं, जिनमें एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस हो सकता है, फिर उसके अलावा बहुत सारी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हमने एलोपेशिया का जिक्र किया पहले भी, एलोपेशिया एरेटा जिसमें पैचेस आ जाते हैं, पैचेस की सूरत में बाल उतर जाते हैं। राइट। फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो गया। तो दे आर डिफरेंट कॉजेज़। अक्सर मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट्स भी आते हैं, आकर मुझे हिस्ट्री देंगे, पेशेंट को हेयर फॉल है, तो मैं उनको कहती हूँ इनसे कंप्लीट हिस्ट्री लो, देखो कॉज क्या हो सकता है। फीमेल है तो उसके कितने बच्चे कितने हैं, अनीमिया का क्या स्टेटस है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, बिकॉज दे आर मैनी फैक्टर्स जिनको हमने रूल आउट करने हैं, हमने बहुत सारे कॉजेज़ को रूल आउट करना है। इट्स नॉट जस्ट हेयर फॉल। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हेयर फॉल में आती हैं, मतलब उसके कॉजेज़ में, और उनको हमने हर चीज़ को जहन में रखना होता है। अच्छा, वाकई ये जो विंटर के सीज़न में हेयर फॉल और डैंड्रफ का जो इशू है ये ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? स्पेशली विंटर के सीज़न में जो डैंड्रफ का इशू ज़्यादा हो जाता है, उसकी एक मेन वजह तो होती है बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल, राइट। जो बालों को धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी जो बाल धोने की कम हो जाती है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ ज़्यादा लगती है। तो उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि एक तो वही कि आप ऑल्टरनेट डेज पे ज़रूर वॉश करें, बालों को प्रॉपर वॉशिंग की ज़रूरत होती है। और समटाइम्स कोई इस तरह के, जैसे एक ख़ास किस्म का एक्जिमा होता है जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, अमूमन ये टीनेजर्स में हम ज़्यादा देखते हैं कि एकदम से जो ग्लैंड्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो फिर डैंड्रफ या सीबम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो वो डैंड्रफ की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। तो उनमें फिर समटाइम्स हमें ट्रीटमेंट इस तरह के देने पड़ते हैं, इस तरह के लोशंस होते हैं, और बाज़ औक़ात हमें दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे। राइट। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना हाँ, चाहिए। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली दोज पेशेंट्स नीड ट्रीटमेंट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लेज़र की ट्रीटमेंट जो है फॉर हेयर रिमूवल ये बहुत कॉमन है और आई थिंक स्किन के मुख्तलिफ और भी इश्यूज़ के लिए यूज़ होती है। ये कितनी सेफ़ है? क्या इसके बारे में भी कोई मिथ्स हैं कि ये स्किन कैंसर कॉज करती है जो आम तौर पर कहा बिल्कुल, जाता है? हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में भी लोगों का ये बहुत ज़्यादा ये है कि ये स्किन कैंसर कॉज़ करता है, जबकि इसका स्किन कैंसर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये बालों को कितना इम्प्रूव करता है? अ, हेयर रिमूवल लेज़र इज़ परमानेंट हेयर रिडक्शन। राइट। परमानेंट हेयर रिडक्शन, बाल परमानेंटली कम होते हैं, 100% ख़त्म नहीं होते, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 90% तक कम हो जाते हैं। ऐसा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सिवाय इसके कि उसका जो पोस्ट प्रोसीजर आपकी हल्की सी रेडनेस आती है, हल्की सी आपको इचिंग सी हो सकती है चेहरे पे, उसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट यू हैव टू टेक स्पेसिफिक सेशंस, कम से कम आपको 6 से 8 सेशन कराने पड़ते हैं। वो भी किसी क्वालिफाइड पर्सन से, डर्मेटोलॉजिस्ट से। बिल्कुल, वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बात है कि कितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है, ये ज़ाहिर है मशीन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन करने वाले पे भी डिपेंड कर रहा होता है। राइट। तो शिफा में वी हैव अ वेरी गुड मशीन, और हम लेजर्स कर रहे वी हैं हैव अपना दिस डे टू डे फैसिलिटी। बेसिस पे। राइट। अच्छा, एक चीज़ पीआरपी ये भी बड़ा कॉमन चीज़ है, ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा होता है? PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये क्या होता है? ये पेशेंट का ही ब्लड लेकर उसको एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उसमें रख कर उसका जो प्लाज्मा है जिसके अंदर प्लेटलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। प्लेटलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होने का मकसद क्या है? जब इसको हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, ये सिर्फ स्किन में यूज़ नहीं हो रहा, ये बहुत सारी और जगहों पे, जॉइंट्स में भी यूज़ हो रहा है, आई में भी यूज़ हो रहा है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो वो उसमें क्योंकि ग्रोथ वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को, आपके बालों को स्टिमुलेट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, नए बाल निकल आ सकते हैं। तो हेयर फॉल में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत सारे पेशेंट्स ये करवाते हैं। तो इसके बारे में भी बताइएगा कि ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये भी हम कर रहे होते हैं, डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हैं, और इसका एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, सिवाय इसके कि उस वक़्त आपको हल्का-फुल्का दर्द हो सकता है, जिसके लिए हम ऑब्वियसली साथ में उसको मैनेज कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा कि आमतौर पर अपनी जल्द का जो है वो किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ये भी क्या नुकसानदेह हो सकता है? एक होनी चाहिए स्किन के लिए। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आजकल स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस हैं मीडिया से,
और वो बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास बच्चियाँ आएंगी बिल्कुल यंग 15-16 साल की, और वो पूछ रही होती हैं अच्छा हम कौन कौन से सीरम्स यूज़ करें, हमने ये सीरम भी देखा है। तो ये पेशेंट्स को ये बताना कि लेस इज़ किसी बेटर। में रेटिनॉल होता है, ठीक है किसी आप, में कोई और एसिड होता हाँ, है। और लेस इज़ बेटर। आप अपनी स्किन पे एक तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर उसको रखें, अगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो उसको अच्छा मॉइस्चराइज़ रखें, सनस्क्रीन यूज़ करें, और फिर अपनी एज के मुताबिक आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा आप जिस तरह आजकल इंस्टा पे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिसमें लिखा होगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, और आपको नहीं ओवरलोडेड पता चीज़ें आ उनके जाती हैं। ओवरलोडेड चीज़ें हैं, तो उसमें आपने ज़रूर किसी से कंसल्ट करके और एक अच्छी और प्रोडक्ट्स को अपनी यूज़ स्किन करें। टाइप का जानना भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक इसके अंदर के स्किन टाइप, ऑयली हाँ, स्किन वो पर अगर आप ड्राई नॉर्मली स्किन वही, वाली प्रोडक्ट लगा लें, ड्राई स्किन पर बिल्कुल, ऑयली वाली, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। यस, इट कैन राइट। कॉज डिफरेंट सर काइंड डॉक्टर ऑफ। साहब मैं पूछना चाहूँगी कि जो यंग डॉक्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं डर्मेटोलॉजी में, नॉट ओनली फीमेल्स मेल्स भी, उनके लिए आप कोई मशवरा देना चाहेंगी कि इस फील्ड में क्या स्कोप है और कितनी इंटरेस्टिंग है? यंग डॉक्टर्स जो आना चाह रहे हैं आजकल, जैसा मैंने पहले बताया कि डर्मेटोलॉजी को अक्सर लोग समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट कॉस्मेटोलॉजी, उनको नहीं लगता कि इसमें स्किन की बीमारियां भी हैं, और लोग शॉर्टकट के उसमें रहते हैं कि कोई ऐसा डिप्लोमा कर लें, कोई 3-4 दिन का कोर्स कर लें, और उसके बाद हम पेशेंट्स को मैनेज करना शुरू कर दें। ये बहुत गलत है। डर्मेटोलॉजी इज़ अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से आप उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग करें, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन करें, फिर आप उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी भी प्रैक्टिस करें। उसके लिए भी ज़ाहिर है डिफरेंट, हम लोग भी कोर्सेज करते हैं, वो आप कर सकते हैं। अपडेट रहने के लिए हम डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वो ज़रूर करें, लेकिन आपकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, और शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने। अपनी स्किन का ख्याल रखें, इसको आप डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज मत करें, और जो ये डिफरेंट मिथ्स मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में मशहूर हैं, उनसे भी आप ज़रूर डॉक्टर से पूछ लें, या आजकल तो हर कोई सर्च करके देख लेता है कि इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी कितनी है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और लेस इज़ बेटर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, लेस इज़ बेटर, तो उस पे आप कम से कम चीज़ें यूज़ करें, और डॉक्टर से पूछ के यूज़ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत इंटरेस्टिंग आपने हमें टॉपिक, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई जिसमें आपने स्किन के बारे में हमें बताया। थैंक यू वेरी मच। करें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज के टॉपिक से डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड, जल्दी मसाइल के से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इसके जो मुख्तलिफ मिथ्स बने हुए हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, और इस बात का आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना ज़रूरी है एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना, ताकि आपकी स्किन के कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके, बजाय इसके कि आप गलत जगह से इलाज करवा के या गलत टोटके वगैरह इस्तेमाल करके अपनी स्किन कंडीशन को वर्स बनाएं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।